नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों में MD और MS कोर्स के लिए सरकार ने अपने आरक्षण नियमों में बदलाव कर दिया है। पहले सामान्य वर्ग के लिए 156 में से केवल 31 सीट थी, अब उसे बढ़ाकर 84 कर दिया गया है। इस बाबत हाईकोर्ट में हरियाणा मेडिकल शिक्षा के निदेशक ने हाईकोर्ट में हल्फनामा देकर कोर्ट को बताया कि राज्य में सीट आरक्षित करने में संशोधन कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार कुल 156 में से सामान्य वर्ग के लिए 84 आरक्षित सीट की गई है। SC वर्ग के लिए 30, BCA वर्ग के लिए 26 व BCB वर्ग के लिए 16 सीट आरक्षित की गई है। सरकार के इस जवाब पर कोर्ट ने कहा है कि अब याचिका की मांग पूरी हो चुकी है और अब याचिका का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में कोर्ट याचिका का निपटारा करता है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के कॉलेजों में MD और MS कोर्स की काउंसलिंग पर रोक के आदेश जारी किए थे। इन कोर्स में प्रवेश के लिए 4 और 5 मई को काउंसलिंग होनी थी। हरियाणा में बुधवार सुबह 7 बजे से कोविड सेस के साथ शराब के ठेके खुल गए। हालांकि दिल्ली और अन्य राज्यों की तरह शराब के शौकीनों में मारामारी नहीं देखी गई। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दिखे तो कहीं ठेके के सामने लोगों की कतार लगी दिखाई दी। खास बात यह है कि प्रदेश के अनेक ठेकों पर फिलहाल स्टॉक ही नहीं है। पंचकुला में 11 बजे स्टॉक न होने के कारण ठेके नहीं खुल पाए। वहीं ऐसी स्थिति अन्य जिलों में भी देखने को मिली। कोरोना वायरस को लेकर ठेकों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बाकायदा ठेकों के सामने बैरिकेडिंग की गई है। ठेके पर पहुंचने वाले लोगों के हाथ सैनिटाइज से साफ भी कराए जा रहे हैं। प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शराब खरीदी जा सकेगी। वहीं शॉपिंग मॉल में शराब की बिक्री नहीं होगी। शराब को लेने के लिए फरीदाबाद और साइबर सिटी गुरुग्राम में भी हल सुबह ही लोग ठेके के बाहर जमा हो गए थे। वहीं अंबाला, रोहतक, जींद, नारनौल और रेवाड़ी, पानीपत आदि जिलों में भी ठेकों पर भीड़ दिखाई दी। वहीं कई स्थानों पर महिलाएं भी शराब लेने के लिए लाइन में लगी देखी गई। देश में पित्तल नगरी के नाम से विख्यात प्रदेश के औद्योगिक हबों में से एक रेवाड़ी में लॉकडाउन में एक दूसरी तस्वीर देखने को मिली है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के 22 राज्यों के 19,500 से अधिक नागरिक अब तक प्रशासन के पास अपने घर वापसी के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जबकि इससे पहले भी जिला प्रशासन यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब सहित हजारों नागरिकों की घर वापसी करवा चुका है। इसमें 8,249 व 7,250 लोगों के साथ यूपी व बिहार टॉप पर है, जबकि सबसे कम 2 नागरिकों के साथ आंध्र प्रदेश का नाम सबसे कम वालों की लिस्ट में है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी नागरिकों को भेजने के लिए चुने गए 5 शहरों में रेवाड़ी का नाम शामिल है। रेवाड़ी के अलावा रोहतक, भिवानी, अंबाला व हिसार स्टेशन से श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेनें रवाना होंगी। हरियाणा में कोरोना वायरस के चलते देश में लागू लॉकडाउन के कारण अभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बंद है। इसी बीच यह भी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर शिक्षण संस्थाएं कब खुलेंगी। अब इस पर असमंजस थोड़ी बहुत दूर होता दिखाई दे रहा है। फैसला लिया गया है कि नए सत्र 2020-21 की शुरुआत 1 अगस्त से होगी। सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कई स्तर पर हुई और उसके बाद फैसला लिया गया। द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय गुरुग्राम की प्राचार्य डॉक्टर पूजा खुल्लर के अनुसार काफी समय से उच्च शिक्षा अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद अब सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को आगामी सत्र के लिए फाइनल सीट दे दी गई है। इस सीट के आधार पर आगे कार्य किए जाएंगे। आगामी सत्र में द्वितीय और तृतीय वर्ष की कक्षाओं की शुरुआत 1 अगस्त से होगी। प्रथम वर्ष की कक्षाओं की शुरुआत 1 सितंबर से शुरू होगी। वहीं पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 तक ली जाएंगी। वहीं दूसरे सेमेस्टर की कक्षाएं 27 जनवरी से 25 मई तक लगेंगी और इनकी परीक्षाएं 26 मई से 25 जून 2021 तक ली जाएंगी। गर्मी की छुट्टियां 1 जुलाई से 30 जुलाई तक होंगी। लॉकडाउन के चलते 16 मार्च से वर्तमान सत्र की कक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, लेकिन एक पेच अभी भी अटका हुआ है। अगर आने वाले वक्त में कोरोना संक्रमण नहीं रोका तो सभी कक्षाएं अभी की तरह ऑनलाइन ही चलेंगी, यानी कॉलेज में छात्र नहीं जा पाएंगे। कोरोना महामारी से महाराष्ट्र भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। हर दिन प्रदेश में संक्रमितों की संख्या आंकड़े डराने वाले आ रहे हैं। बुधवार को जारी रिपोर्ट में प्रदेश में 24 घंटे में अब तक के सबसे अधिक 1233 संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 34 लोगों की घातक वायरस से मौत हो गई है। इनमें से 25 अकेले राजधानी मुंबई के थे। बुधवार को महाराष्ट्र के ठाणे में 46 और धारावी में 68 नए मरीज मिले। प्रदेश में स्थिति की भयावहता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र से मदद मांगी थी, जिसके लिए केंद्र की मंजूरी भी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बुधवार को 1233 मामलों को लेकर प्रदेश में अब तक कुल 16,758 मामले हो चुके हैं। इनमें से 651 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि ऐसा पहली बार है जब प्रदेश में 24 घंटों में नए संक्रमितों की संख्या 4 डिजिट में दर्ज की गई है। ऐसे में दिन ब दिन बढ़ते मामलों के कारण प्रदेश में कोरोना से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। राजधानी मुंबई प्रदेश में अभी तक कोरोना का सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से 52,987 संक्रमित हो चुके हैं और 1785 की मौत हो चुकी है और साथ ही 15,257 ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं।
उत्तर प्रदेश 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बुधवार 6 मई 2020 को लखनऊ बेंच की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पक्ष में गया है। सहायक शिक्षक भर्ती में कट ऑफ को लेकर चल रहे मामले को विराम देते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है, जिसके मुताबिक यूपी में असिस्टेंट टीचरों की भर्ती जनरल कैटेगरी के लिए 65% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 60% कट ऑफ के आधार पर किया जाएगा। यानी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 150 में से 90 और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 150 में से 97 अंक लाने होंगे। मामला क्या था? दरअसल हम आपको बताते हैं कि यूपी सरकार ने 5 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। 6 से 20 दिसंबर 2018 तक करीब 4,31,466 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिनमें से 6 जनवरी 2019 को राज्य के 800 परीक्षा केंद्रों पर लिखित परीक्षा हुई। इस तरह 4,10,440 परीक्षार्थी इन परीक्षा में शामिल हुए थे। यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन में श्रेणी आधारित कट ऑफ बाद में जारी करने का वादा किया। इस कड़ी से 2018 की भर्ती 2 साल खींचकर 2020 में पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने कट ऑफ पिछली बार से 20% बढ़ा दी, जो सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 45 से 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 40 से बढ़ाकर कट ऑफ 60% तय कर दी, जिससे अभ्यर्थियों और राज्य सरकार में ठनी और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। राज्य सरकार ने इसे बेहतर शिक्षक चुने जाने के लिए जरूरी कदम बताया है। अब खबर मौसम विभाग से। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और आसपास के भागों पर बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती सिस्टम दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और इससे सटे छत्तीसगढ़ पर है। बिहार से तमिलनाडु तक एक ट्रफ बना हुआ है। दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, तटीय ओडिशा, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीपों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की आसार हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ेगा। कुछ हिस्सों में लू जैसी स्थितियां बन सकती हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच कार ग्राहकों को प्रोत्साहित करते हुए हुंडई मोटर्स ने बुधवार को अपनी तरह का पहला ऑफर पेश किया है। इसके तहत हुंडई के कुछ मॉडल्स की कार खरीदने वाले ग्राहकों को 1 साल का EMI इंश्योरेंस दिया जाएगा। यानी यदि इस दौरान ग्राहक की नौकरी चली जाती है तो 3 महीने तक EMI कार कंपनी भरेगी। इस योजना का लाभ उन ग्राहकों को मिलेगा जो मई महीने में हुंडई की कार खरीदेंगे। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह प्रोग्राम हुंडई के नए ग्राहकों के लिए है, जिन्हें 3 महीने का EMI इंश्योरेंस दिया जाएगा। खराब आर्थिक स्थिति, कंपनी के अधिग्रहण, मर्जर और अन्य वजह से यदि ग्राहक की नौकरी चली जाती है तो 3 महीने तक की EMI से उन्हें राहत दी जाएगी। कार खरीदने की तारीख से 1 साल तक का इंश्योरेंस का लाभ दिया जाएगा, लेकिन शुरुआती 3 महीनों में नौकरी जाने पर यह लागू नहीं होगा। अगली खबर खगोल विज्ञान से। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती को सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला सूरज कम चमक रहा है, यानी उसकी रोशनी में कमी आ रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज आकाशगंगा में मौजूद उसके जैसे अन्य तारों की तुलना में कमजोर पड़ गया है और उसकी 5 गुना कम हो गई है। यह दावा जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किया है। सूरज के इस बदलाव से खौफजदा वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज धरती का इकलौता ऊर्जा स्रोत है, लेकिन पिछले 9,000 सालों से लगातार कमजोर होता जा रहा है और इसकी चमक कम हो रही है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से मिले आंकड़ों का अध्ययन करके यह खुलासा किया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे आकाशगंगा में मौजूद सूरज जैसे अन्य तारों की तुलना में अपने सूरज की धमक और चमक फीकी पड़ रही है। नासा वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं जान पाए हैं कि कहीं ये किसी तूफान से पहले की शांति तो नहीं है। अगली खबर CBSE बोर्ड से। सब कुछ सही रहता तो देश भर में अलग अलग शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं पूरी करा ली जाती, लेकिन कोरोना वायरस के चलते उपजे हालात के बीच अधिकतर परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। स्थिति सामान्य होने तक परीक्षा कराए जाने के कोई आसार नजर अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में छात्रों के बीच असमंजस के हालात बन रहे हैं। CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर भी हालात अलग नहीं है। ऐसे में छात्रों के लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये परीक्षाएं कब आयोजित होंगी और इनके नतीजे को लेकर क्या संभावनाएं हैं। ऐसे ही कुछ अहम सवालों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। CBSE बोर्ड की 10वीं
और 12वीं की परीक्षा से जुड़ी कुछ अहम बातें। सीबीएसई के 1 अप्रैल को जारी सर्कुलर के अनुसार लॉकडाउन खत्म होते ही 10वीं और 12वीं के बचे हुए 29 विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। लॉकडाउन खत्म होने के 20 दिनों में परीक्षाएं आयोजित करा ली जाएंगी। लॉकडाउन के बाद बची हुई परीक्षाएं शुरू होने से 10 दिन पहले छात्रों को इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी। ये बात खुद सीबीएसई बोर्ड ने कही है। 10वीं की परीक्षाएं सिर्फ पूर्वी दिल्ली स्थित स्कूलों के स्टूडेंट्स को ही देनी होंगी। वो इसलिए क्योंकि हिंसा की वजह से इन क्षेत्रों में परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी थी। देश के बाकी स्टूडेंट्स को 10वीं की परीक्षाएं नहीं देनी होंगी, मगर 12वीं की परीक्षाएं देश भर में आयोजित की जाएंगी। सीबीएसई ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है कि विदेश में बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं आयोजित करने का उसका कोई इरादा नहीं है। लॉकडाउन के बीच जहां छात्रों को नतीजों में देरी होने की आशंका सता रही है, वहीं सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि लॉकडाउन खुलने के 4 दिन बाद कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया मूल्यांकनकर्ता अपने घर से कर सकेंगे। इस साल भी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट समय पर ही आ सकता है। इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। 9वीं और 11वीं की कक्षा के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को कम करने के लिए मौजूदा अध्यायों से कुछ को हटाने की भी योजना है। इसका मकसद पढ़ाई के बोझ को कम करना है। ये जानकारी सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने दी। छात्रों से सीबीएसई ने ये भी कहा है कि परीक्षा और नतीजों को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। सटीक जानकारी के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार नजर रखें। इस अंक में जानेंगे आज के इतिहास के बारे में। 1832 यूनान स्वतंत्र गणराज्य बना। 1861 नोबेल पुरस्कार प्राप्त बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। 1880 महान भारतीय संस्कृतज्ञ और विद्वान पंडित पांडुरंग वामन काणे का जन्म हुआ। 1912 गुजराती भाषा के जाने माने साहित्यकार पन्नालाल पटेल का जन्म हुआ। 1934 फिलीपींस में विश्व के सबसे बड़े आकार का मोती प्राप्त हुआ। 1952 इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का कॉन्सेप्ट पहली बार जेफरी डमर ने प्रकाशित किया। 1973 अरुणाचल प्रदेश की नई राजधानी की आधारशिला ईटानगर में रखी गई। 1976 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को अपने आविष्कार का पेटेंट मिला, जिसे उन्होंने टेलीफोन यानी दूरभाष का नाम दिया। 2001 हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का निधन हुआ। 2008 पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल हाथ 8 का परीक्षण किया।